हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप लोगों को बता दूं ये हमारा फोर्थ पार्ट हिस्ट्री पीजीटी का 2019 का पेपर अपलोड हो रहा है। बाकी के 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने 93 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर में 125 प्रश्न होते हैं और ये फोर्थ पार्ट में आपको 125 तक सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सपोर्ट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करें, सारे वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो 94th क्वेश्चन हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? काबुल, दिल्ली, आगरा या लाहौर? और सही आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। तो आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु और बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। तो ऑप्शन सी, भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर ही थे। 1526 में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करके पराजित इब्राहिम लोदी को किया था और इसे पानीपत के प्रथम युद्ध से हम जानते हैं। बाबर का जो जन्म है मध्य एशिया के अंदीजान में हुआ था सॉरी, ठीक है, और भारत का साम्राज्य पराजित किया। लगातार 4 वर्ष और 4 भारतीय शासकों को पराजित करने के बाद अंततः 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई और बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया था। तो 1526, 1527, 1528 और 1529 तक 4 लगातार युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? और बलिदान से संबंधित जो सूत्र समाहित हैं वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के अनुसार अधर्यु याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते हैं। यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांड करते समय आहुति दी जाती है और ऋग्वेद में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता है। सामवेद उद्गाता कहा जाता है जो कि संगीत से संबंधित है, साम का गायन करते हैं। अथर्ववेद संपूर्ण यज्ञ प्रक्रिया है, निरीक्षण करते थे। लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए ऋग्वेद माना है, लेकिन इसका आंसर यजुर्वेद ही है। इसके बारे में मैंने भी पढ़ा है, लेकिन क्यों माना है ये पक्का नहीं पता। तो एक बार आप लोग कंफर्म ज़रूर कर लें, चेक कर लें, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यजुर्वेद ही आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? ब्लॉमफील्ड फुलर, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स नेपियर या मेटकाफ? बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर ए ब्लॉमफील्ड फुलर बना। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 ईस्वी में पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर ब्लॉमफील्ड फुलर था। पश्चिमी बंगाल का गवर्नर राज्य सरकार के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? आशुतोष मुखर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? तो ये थे आशुतोष मुखर्जी। आधुनिक बंगाल के निर्माता के रूप में आशुतोष मुखर्जी को चुना जाता है। मुखर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने रॉयल कमीशन सैडलर आयोग के सदस्य की हैसियत से संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर रोक लगाना चाहा। मुखर्जी ने उसी अधिनियम के सहारे कलकत्ता विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने वाली संस्था से ऊपर उठाकर उच्चतम स्नातकोत्तर शिक्षा देने वाली संस्था बना दिया और बाद में मुखर्जी इसके वाइस चांसलर भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? कोंकण में 1653, मुंबई में 1665 में, पुणे में 1660 में या रायगढ़ में 1674 में? और सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रायगढ़ में 1674 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी स्टेट टेट की या DSSB KVS की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाता है, जैसे कि कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, रेगुलर डॉक्टरिंग सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज़ और वीकली फ्री मॉक टेस्ट। द अल्टीमेट
प्रिपरेशन ऑफ MPTET 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स आप लोगों के लिए आ रहा है 11 अगस्त से। तो अगर आप MPTET की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर और अच्छे से कर सकते हैं। 80% डिस्काउंट हुआ है, प्राइस ड्रॉप हुए हैं, तो आप नए प्राइस पर यानी कि बहुत कम प्राइस पर ये जो बैच कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बैच कोर्स में आपको CTET की भी तैयारी करने को मिली है, यानी कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन में 2 टेट की तैयारी कर सकते हैं, आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होगा। क्रैक CTET 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप दोनों ही बैच कोर्स की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। और ये भी 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में बटा है। 80% डिस्काउंट हो चुका है आपके CTET और स्टेट टेट के बैच कोर्स पर यानी कि सब्सक्रिप्शन पर। इसके साथ ही आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा रेफरल कोड यूज़ करने पर, जो कि है प्रतीक्षा टेट, और आपको कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, उनका भी यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और मेरी लाइव क्लास जो हैं वो बिल्कुल फ्री अनअकैडमी पर चलती रहती हैं, डेली 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, आपके टेट की तैयारी, आपको सुपर टेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें आप EVS 3 बजे, हिंदी 6 बजे और रात को 10 बजे मेरी SST की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं देना है, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तब भी आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। और रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा पर अनलॉक कोड, जो कि प्रतीक्षा टेट है, लिखकर आप मेरी कोई भी क्लास, स्पेशल क्लास या कोई भी टेस्ट फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। तो जन्म जो है शिवनेरी के दुर्ग में हुआ है और राज्याभिषेक रायसेन रायगढ़ में करवाया गया था। तो उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने अपने अंतिम समय में बीजापुर को मुगलों के विरुद्ध सहायता दी और 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? मंडूक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, जावल उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद? और सही आंसर है, तीनों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जावालोपनिषद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? द्वितीय, छठा, 13वां या शिलालेख 7वां? तो अशोक के जो अभिलेख है, दूसरा अभिलेख, उसमें 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है, चेल, चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र और ताम्रपर्णी। द्वितीय शिलालेख में ही पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकाली का भी उल्लेख है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, जबकि 13वें शिलालेख में 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम उल्लिखित हैं। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1927, 28, 29 या 33? राइट ऑप्शन है ए, 1927 में हुआ। 1854 के चार्ल्स बुप्र डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया और प्रोफेसर D.K. कर्वे ने 1916 ईस्वी में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्राप्त का संस्थापक था? मुर्शिद कुली खान, सादत अली खान, फर्रुखशियर या सुजाउद्दीन? सही आंसर है सादत अली खान। तो अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 ईस्वी में सआदत खान बुरहान मुल्क ने की थी। सआदत खान ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए सआदत खान ने आत्महत्या करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या कोई नहीं? और ये थे जहांगीर के। तो जहांगीर के काल में चित्रकला जो थी चरमोत्कर्ष काल था। जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर था। इसकी उपाधि नादिर उल असर थी। यह पशु पक्षियों का चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। यह पक्षियों का चित्र बड़े ही मार्मिक ढंग से बनाता था। जहांगीर के काल के अन्य चित्रकार बिसनदास और अबुल हसन भी थे। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? कर, कृषि भूमि, पुरोहित या एक पद? तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में स्टार्ट हुई थी और एक पद है। ठीक है, मीर बख्शी उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक काल रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? शतपथ, ऐत्रेय, अथर्ववेद या जाबालोपनिषद? राइट ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। चलिए, तो आंसर यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण माना गया है। जो भी क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि जहाँ पर आपको दिख रहा है कि लोक सेवा आयोग ने अलग आंसर माना है, सही कुछ और है, तो उसे आप एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें। आप गूगल पे या कहीं और चेक करके अपना सेटिस्फेक्शन ज़रूर लें। तो नेक्स्ट है, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विवाह की आयु, विधवा विवाह, सती या नवजात शिशु हत्या? और राइट ऑप्शन है ए, विवाह की आयु, शारदा बिल। लॉर्ड डर्बिन के समय में तृतीय अधिनियम शारदा अधिनियम 1929 में पारित किया गया, जिसमें लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और इस अधिनियम को पारित कराने का विशेष प्रयत्न अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था, इसीलिए इसको शारदा बिल कहा जाता है। निम्नलिखित राजदूतों में किसने भागवत उपाधि धारण की? डायोनिसियम, हेलियोडोरस, मैगस्थनीस या प्लिनी? तो भागवत की उपाधि जो धारण की थी वो हेलियोडोरस ने की थी। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र यानी कि भागवत के शासनकाल में 14वें वर्ष तक्षशिला के पवन शासक एंटियाल के दास का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वायुदेव के सम्मान में गरंज स्तंभ स्थापित किया और शुंग काल में संस्कृति भाषा का पुनरुत्थान हुआ। उसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है, बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, ताम्र पाषाण या लोह काल? और राइट ऑप्शन है बी, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब? और राइट ऑप्शन है सी, शाहजहाँ ने। तो आगरा में भी मोती मस्जिद है और दिल्ली में भी मोती मस्जिद है। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। चलिए, नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? गयासुद्दीन बलबक, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक? सही जवाब ऑप्शन डी, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1633 ईस्वी में अफ्रीका से भारत आया था। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है और MBT ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो किसके शासनकाल में आया था, कब आया था, कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था, अफ्रीका के। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका, निरंजना, गोदावरी या कोसी? ऋजुपालिका के तट पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप
ऋजुपालिका के नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था व्यय कागजात की देखभाल करने से, पशुओं के व्यापार से, शाही कारखाने से या बाजार व्यवस्था से। और सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यय कागजात की देखभाल करने से। तो यहाँ खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। उसने एक व्यय विभाग का निर्माण किया जिसको दीवान वक्फ कहा जाता था, जिसका कार्य व्यय की कागजों की देखभाल करना और उन कागजों को सुरक्षित रखना था। नेक्स्ट है, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? और सही जवाब है सतनामियों का जो विद्रोह है औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसीन की संधि की? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बाजीराव द्वितीय? सही जवाब है डी, माधव नारायण की मृत्यु के बाद राघुवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। 1802 में बेसीन की संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार कर लेने से मराठा अधिकारियों में मतभेद प्रारंभ हो गया। सिंधिया तथा भोंसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। बाजीराव द्वितीय अकुशल शासक था जिसने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी से लड़ाता था। नेक्स्ट इस अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा का सिंह स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ या सारनाथ स्तंभ? तो मोर का उत्कीर्ण जो था वो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराईं? कांच ने, चंद्रगुप्त ने, रामगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? और सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण? जल प्लावन की कथा का जो वर्णन है वो है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ, गोपद ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण? सही जवाब है कौशिकी ब्राह्मण। लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण माना है। लेकिन इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1333 में इब्न बतूता अफ्रीका का यात्री जो कि भारत आया था MBT के समय में। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा को किसने लिखा? हो तो हुमायूंनामा को हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट है, राज दरबार में तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माता के द्वारा दिए गए विष से हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, राज दरबार में मीर तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। और सही जवाब है डी, प्रमुख सचिव के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? एते, कौशिकी, मनुस्मृति या भगवद गीता? अवतारवाद की जो चर्चा है वो भगवद गीता में दी हुई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया है? बरनी, खुसरो, सरहिंदी या अहमद? सही जवाब ऑप्शन बी, अमीर खुसरो के लिए।
तो अमीर खुसरो ने सबसे अधिक कविता अलाउद्दीन के समय में लिखी है और अमीर खुसरो भारत का पहला कवि था जिसने अपनी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? सही जवाब है डी, वह राजस्व संग्रह करता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक या शब्दांश? और हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तावों की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पीजीटी हिस्ट्री 2019 के पेपर का। इसके बाद ये कंप्लीट पेपर अपलोड हो चुका है, तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जितने भी पार्ट हैं अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? हेमेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? और सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वतंत्र विचारों के कारण सिविल सर्विसेज से एस.एन. बनर्जी का सेवा से निकाल दिया गया था। इन्होंने तत्काल भारतीय समाज को अपनी समस्या निवारण हेतु 1876 ईस्वी में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारतीय जनपद सेवा आंदोलन के अतिरिक्त वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट का विरोध किया। एस.एन. बनर्जी ने द नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। इसी के साथ यहाँ पर अंतिम पड़ाव पर हम पहुँच गए हैं पेपर के, और अभी के लिए इतना ही। यहाँ पर विराम करना पड़ेगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।